हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय शो रोशनी अंधकार के बाद गुफ्तगू, मेरे यानी पूजा व्यास के साथ। मॉडलिंग की इस चमक दमक की दुनिया में रहने के लिए वाकई काफी हार्डवर्क और काफी मेहनत लगती है। आज हमारे साथ जो महिला मेहमान जुड़ने वाली है वो इसी इंडस्ट्री से है। कहा जाता है आप में काबिलियत, आप में होशियारी होने के बावजूद यहाँ आपको हर स्टेप पे परखा जाता है, चेक किया जाता है। छोटी सी उम्र में कर लिए हैं इन्होंने अपने नाम कई सारे ताज। मिस वाव, मिस सूरत सेंट्रल, उसके बाद मिस गुजरात और हाल ही में मिस इंडिया के 20,000 पार्टिसिपेंट में से फाइनल 21 पार्टिसिपेंट में ये अपना नाम रख चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही सफल, कॉन्फिडेंट एंड ब्यूटीफुल नाज़नीन शेख के बारे में। वेलकम नाज़नीन, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय शो। इस शो को आपने और खूबसूरत बना दिया। तो शुरू करते हैं आपके पास्ट से, आपके बारे में वो चीजें जो हम नहीं जानते। मेरा पास्ट बहुत ही बेसिक रहा है, जैसे एक नॉर्मल फैमिली का रहता है। मैं थी, मेरे पेरेंट्स थे, मेरे 2 और भाई बहन हैं। जैसे मैं घर पे सबसे बड़ी हूँ और मुझसे 2 छोटी बहनें हैं और एक भाई है। So you are 4 people? Yeah, we are 4 people. तो बहुत बेसिक रहा है, जैसे सबका रूटीन चलता है, स्कूल चल रहा है, फैमिली चल रही है, रोज लाइक। कौन सी सिटी से है आप? I belong to सूरत। You belong to सूरत, okay. तो वैसे रहा, बट जब मैं 10th में आई तब मेरे डैड ने मुझसे बात की कि अब आप जैसे 10th आपने क्लियर कर लिया, अब आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं है। राइट। पहले ऐसे बोला तो मैंने पूछा उनसे शांति से कि पापा ऐसे क्यों बोल रहे हो कि अब नहीं पढ़ना है, 10th हो गया, 10th के बाद तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं। इट इज अ बिगिनिंग एक्चुअली। तो मेरे डैड बोले कि हाँ सब पढ़ते हैं, बट अब बेटा तुम जानते हो तुम सबसे बड़े हो, तुम्हारे बाद और 2 सिस्टर और एक भाई है। ओके। तो मैं या तो तुम्हारी स्टडी अब अफोर्ड कर पाऊंगा या उन लोगों की। ओह माय गॉड। सो दैट वाज द पॉइंट कि मुझे सिलेक्ट करना है कि मुझे पढ़ के आगे जाना है या मेरे जो पीछे मेरे भाई बहन हैं उनके बारे में मुझे सोच के वहीं पे रुक जाना है। मतलब लाइफ की पहली चैलेंज आपके सामने 10th में ही आ गई कि अगर आप आगे बढ़ेंगे या अपने भाई बहन को आगे ले जाएंगे। क्या इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस थी? फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ही डैड ने बोला कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अब जैसे सब लोगों को, और मेरी हायर स्टडीज होने वाली थी। तो हायर स्टडीज में डोनेशन फर्स्ट पॉइंट ही वहां पे आ जाता है दैट यू नीड सम लमसम अमाउंट ऑफ डोनेशन। अगर आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो, जहाँ इच्छते हो, लाइक there are so many big names with the college as well. So मेरे भी कुछ ऐसे सिलेक्टिव कॉलेज थे, स्कूल थे, टॉपिक्स थे, तो मुझे उस पे पूरा फुलफिल होना था। एंड डैड सेड नो। एंड वो वैकेशन का टाइमिंग ही था, 10th का मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे। आई वाज वेटिंग फॉर माय रिजल्ट्स, आई रिमेम्बर। एंड या वन मोर थिंग, मैं 10th ट्यूशंस भी नहीं किए थे मैंने। अच्छा, 10th में आपने ट्यूशंस नहीं लिए? क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, बट मुझे पढ़ना था, तो जो हार्ड सब्जेक्ट है उसका एक ट्यूशन ले लिया था। डैडी ने बोला इतना तो फीस पे हम कर सकते हैं, तो कोई नहीं, तुम सिलेक्ट कर लो सब्जेक्ट। मतलब बचपन में आपका सबसे बड़ा पार्ट रहा है फाइनेंशियल स्ट्रगल। मतलब बार बार ये आपके सामने आती रही। तो क्या डिसीजन लिया आपने? फिर वैकेशंस चल रहे थे और मैं सोच रही थी 11th पढ़ना है, टिपिकल स्टाइल में क्या जुगाड़ हो सकता है, डैडी कैसे मान सकते हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन आई गॉट टू नो कि मेरे पेरेंट्स मेरी एंगेजमेंट करवा रहे हैं जस्ट फॉर द रीजन कि वो अब मुझे लाइक बीइंग अ डॉटर एंड ऑल्सो जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो उनको ऐसा लग रहा था उस दौरान के जो रिश्ता आया है वो अच्छा है, और वी बिलोंग टू वेरी बेसिक फैमिली, कभी फिर ऐसा रिश्ता आया नहीं आया। तो मैं बोल रही थी उन्हें कि डैडी मुझे तो पढ़ना है, हमने तो कुछ दिन पहले ही बात की और आप अभी मेरी एंगेजमेंट की बात लेके आ गए।
डैडी बोले कि जो रिश्ता आया है वो बोल ही रहे हैं कि वो आपको वहां से स्टडीज करवाएंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे उस चीज को लेकर। फिर बात वहां से यहाँ तक कैसे पहुंची? उसके दरमियान तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स हुए जिन्होंने उन स्ट्रगल्स की वजह से शायद अगर कोई और लड़की होती तो आज वो पता नहीं किस कॉर्नर में होती, आई डोंट नो, बट या देयर वर सो मेनी स्ट्रगल। लाइक पहले तो मैंने आपको मेरा जो एंगेजमेंट फाइनेंशियल बता दिया, वो थोड़े ही टाइम के बाद मेरे डैडी ऑफ हो गए। तो मेरी मम्मा भी यहाँ पे नहीं थे। मम्मा वॉज इन UAE, वो जॉब कर रहे थे क्योंकि मेरे डैड जॉब नहीं कर पा रहे थे। ही वॉज हैविंग अ प्रॉब्लम विथ हिज हार्ट एक्सपांड होता था उनका। अच्छा, वो जो बीमारी होती है आपके पिताजी का। हाँ, तो अब ऑल ऑफ अ सडन ही उनका डेथ हो गया। तब तो चेकअप्स वगैरह करवाए बट वो उनको उस डिजीज की वजह से नहीं हुआ था, इट वॉज अ नेचुरल डेथ। ओह माय गॉड। तो आप F5 में थे, आप मुंबई थे? आप नहीं, मैं इधर थी, यहाँ पे SNDT से। अच्छा, यहाँ पे SNDT से। और सडनली आपके फादर एक्सपायर हो गए। सॉरी टू हियर दैट। फिर टर्न कहाँ से आए? मेरे डैडी एक्सपायर हुए उसके 1 महीने के बाद ही मैंने तो मिस वाओ, माय फर्स्ट टाइटल, उसमें पार्टिसिपेट किया। यूजुअली बीइंग अ मुस्लिम गर्ल और बीइंग बिलोंगिंग टू मुस्लिम फैमिली अलावेंस नहीं होते हैं, बट मेरे डैड ही कुछ, उन्होंने हमें पहले से उतना प्रैक्टिकल बना के रखा हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुझे कहीं पे भी रुकना नहीं है अपनी लाइफ के साथ या अपने आप के साथ, मुझे कहीं पे भी स्टॉप नहीं लगाना है। जो होना था वो हो गया, एंड ही नोज कि हमारे हार्ट में उनके लिए क्या चीज है। अब उसके लिए मैं बैठ के रोती रहूंगी डैडी आई मिस यू, तो उससे कुछ नहीं होना है, बिकॉज जो होता है वो दिल से होता है, आई बिलीव। अच्छा, सो इसीलिए मैंने पार्टिसिपेट किया एंड आई वॉन दैट टाइटल, एंड उसके बाद जर्नी स्टार्ट हो गई। तो नाज़रीन, अब हम उस दौर पे आ गए जहां से बात करेंगे आपकी सक्सेस की शुरुआत की, दैट इज मिस वाओ। शुरुआत कहाँ से कहाँ तक की? मिस वाओ भी मैं पार्टिसिपेट नहीं करने वाली थी। मिस वाओ के फॉर्म्स एक्चुअली मैं सबमिट करने गई थी किसी और के। या ओके, एंड वहाँ मुझे बताया गया ऑन द डेस्क दैट आर यू द पार्टिसिपेंट, एंड आई सेड नो, आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग। सो दे वर लाइक व्हाई डोंट यू ट्राई, यू हैव अ गुड हाइट। सो अब जब कभी सोचा ही नहीं था, फ्रेंड्स लोगों ने इतना लाइक बोल दिया था दैट ओके यू आर नॉट ब्यूटीफुल एंड यू आर नॉट ब्यूटीफुल एंड ऑल स्टफ। सो आई सेड कि इज इट सो? So they were like, yeah, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, and that stuck in my mind that okay, yeah, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। and you know, हर किसी में ऐसा होता है कि उसे वो चीज करनी होती है, बट बस किसी का धक्का जरूरी होता है, that एक पुश, एक पुश चाहिए। So I said okay fine, I'll do that. मैंने वहीं पे अपना फॉर्म फिल किया। अच्छा, वहां पे आपने डिसाइड किया that you will participate? फॉर्म फिल किया और ऑडिशंस के डेज आए तो देखा कि इतनी सारी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं, इतनी प्रिटी है, कुछ इतनी फेयर्स है, किसी के गोल्डन हेयर है तो किसी के आईज इतनी अच्छी है। आई वाज लाइक आई एम नॉट हैविंग एनीथिंग, कोई वैसा फैक्टर ही नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि मैंने कभी अपने आप पे ध्यान ही नहीं दिया था उस चीज को लेकर। मैं बिजी रहती थी अपने फ्यूचर, अपने स्टडीज, फैमिलीज एंड ऑल स्ट्रगल्स के रिलेटेड, एंड माई जॉब एज वेल। सो मैंने बोला ओके कोई नहीं, पार्टिसिपेट किया है तो बेस्ट देंगे, बाकी तो जो हो वो देख लेंगे। पार्टिसिपेट किया एंड आई वॉन द शो। यू वॉन द टाइटल? या, आई वॉन द टाइटल। एंड उस मोमेंट पे लगा कि इज इट सो, देयर इज समथिंग इन मी। उस मोमेंट पे और एक स्पार्कल और एक ग्लिटर और एक पावर ऐड हो गया दैट आई कैन डू इट। तो इतना सारा जो नेगेटिविटी था, जितना लोगों ने बोला था, इंटरनल था, कहा गया था, सुना गया था, और अचानक से आपकी लाइफ में रोशनी की शुरुआत हो गई। कुड यू हैंडल दैट? हाँ, मैं हैंडल कर पाई। एट द सेम टाइम आई वाज डूइंग माय जॉब आल्सो। अब वो मेरा एक शौक हो चुका था कि मुझे करना है इस चीज को लेकर भी, तो मैं जॉब के साथ साथ कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करती रहती थी, या घर पे बैठ के गूगल है जो इतना हेल्पफुल है, यूट्यूब है जो इतना हेल्पफुल है, जो आपको सिखाता है कि कब कहाँ कैसे बोलना है, या कैसे मेकओवर करना है, या कैसे चलना है। सो वो सब करने लगी मैं। इस फील्ड के सारे एक्सपर्ट्स को फॉलो करने लगी, जस्ट लाइक अलीशा रात, द रैम्प, वो यहाँ पे अपने इंडिया में तो वो रैम्प क्वीन मानी जाती है। शी इज अ रैम्प क्वीन। या, सो उनको मैंने फॉलो किया। फिर मुझे लगा कि मुझे इनसे मिलना है एक बार, ऐसे हुआ मेरे मन में। फिर बहुत सारे कोरियोग्राफर्स है जस्ट लाइक अनु आहूजा, जो बॉलीवुड की सबसे बेस्ट कोरियोग्राफर एंड शो डायरेक्टर है।
सो ये सब मेरे एम्स बन चुके थे फिर। अच्छा, अब यहाँ रुकेंगे। आपने ये बोला कि जो आपको चाहिए था, आपने ऐसे लोगों को फॉलो करना शुरू किया जबकि आपके पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे। इट वॉज योर ओन हार्डवर्क। गूगलिंग किया, आपने यूट्यूब पे देखा। तो दिस इज योर न्यू साइड ऑफ कैरेक्टर कि जो आपको चाहिए था आपके गोल को पाने के लिए, अब आपने हार्डवर्क शुरू किया। यू स्टार्टेड मेकिंग योर स्ट्रेटेजी। उसके बाद अगेन मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, उन चीज़ों पे ग्रूमिंग स्टार्ट कर दिया, ऑडिशंस देने स्टार्ट कर दिए, मुझे अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स आने लगे। बट मैंने असाइनमेंट्स अवॉइड किए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओ, फिर आप वो चीज़ करो। यहाँ वापस रुकेंगे। ऑफर्स आ रही थी, पैसे कमाने का मौका भी आ रहा था, मगर आपकी सोच यहाँ पे रिवर्स में जा रही थी कि पहले बेस्ट बनना है, फिर उसके पीछे भागना है। तो काफ़ी मेरी सिटी, अपनी सिटी से ही, लाइक सूरत से ही बहुत अच्छे बिग बैनर्स ऑफर्स आए हुए थे मुझे फॉर बैनर्स एंड मैनी अदर ब्रांडिंग एंड ऑल। बट मैंने फोकस नहीं किया उस चीज़ को लेके क्योंकि मेरा फोकस ऑलरेडी मैं सेट करके बैठी थी कि मुझे उस लेवल पे जाना है, इस लेवल पे नहीं अटकना है मुझे। मतलब वो जो ग्रीड आता है, करियर ग्रीड, अपने करियर में एक ग्रीड आता है बीच में, जहां आप चाहो तो थोड़ा सा जूस एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मगर आपने वो रास्ता नहीं चुना। फिर बस ऐसे ही मैं आगे बढ़ती गई। मैंने स्टार्ट किया था अपनी सिटी से, जैसे मैंने बोला मैं एकदम लेवल से ही स्टार्ट करती हूँ कुछ भी। मैंने सिटी का टाइटल होल्ड किया, दैट इज IIFT मिस वाव 2014। उसके बाद मैंने अप्लाई किया स्टेट लेवल, दैट इज मिस गुजरात फॉर 2015 एंड आई गॉट द टाइटल ऑफ मिस गुजरात 2015 एज वेल। उसके पिछले साल। हाँ, अब मिस गुजरात भी रह चुकी। हाँ, फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया नेशनली, दैट इज मिस इंडिया 2016 एंड वहाँ पे मैंने अपना जो पोजीशन है, आउट ऑफ 20,000 गर्ल्स, आई बिलीव हर 20,000 आईज में 20,000 ड्रीम्स होते हैं उस स्टेज पे जाने के लिए। वहाँ के जो मैंने ड्रीम्स देखे थे, अलीशिया रॉथ या अनु आहूजा या जो बिग स्टार्स है, उनके ड्रीम्स देखे थे, मैं उनसे रोज मिल रही हूँ, मैं उनसे रोज बातें कर रही हूँ। सो इट वॉज माई ड्रीम कम ट्रू। अब बारी आती है, आपने गुजरात को छोड़ दिया। अब हम बात करेंगे एक स्टेट लेवल और एक नेशनल लेवल में फ़र्क क्या है। जैसे आपने स्टेट छोड़ दिया, नाउ यू आर इन मुंबई, नाउ यू आर इन इंडिया लेवल को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्या डिफरेंस दिखा दोनों मेंटालिटीज में? हाँ, डिफरेंस तो इतना था कि मुझे वहां जाके लग रहा था कि मुझे अभी जितना स्ट्रगल किया है उससे डबल करना है, अभी डबल करना है स्ट्रगल। क्योंकि वहाँ पे जितनी भी लड़कियां थी या जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, वो सब कहीं ना कहीं एक ओपन बैकग्राउंड से थे। फर्स्ट थिंग, उनकी लाइफ में कोई टेंशंस नहीं थे रिलेटेड टू द फैमिली, टू द अर्निंग सेक्शन और टू द स्टडीज एज वेल। आई वाज द ओनली गर्ल हैविंग ऑल द टेंशंस इन माय हेड, एट द सेम टाइम आई हैव टू लुक प्रिटी। ओके, सो एंड सेकंड थिंग, वो लोग स्पेशल क्लासेस लेकर आए हुए थे, ग्रूमिंग क्लासेस। देयर आर सो मेनी स्कूल्स इन इंडिया जो आपको वॉकिंग से लेके ड्रेसिंग सेंस तक बताते हैं। एंड आई वाज द ओनली गर्ल जिसने कोई क्लासेस नहीं लिए हुए, कभी मैंने किसी से वॉक नहीं सीखा हुआ है या कभी मैंने किसी से ड्रेसिंग सेंस का आइडिया नहीं लिया हुआ है। तो आपने ऐसी कोई ट्रेनिंग, कोई एजुकेशन? नथिंग। मैं अपने एजुकेशन में इतनी बिजी थी उसको स्ट्रगल करने के लिए। आपका एजुकेशन रहा है आपकी स्ट्रगल, आपकी ढेर सारे स्ट्रगल, दैट इज योर एजुकेशन। मतलब ये भी एक तरीका हुआ। आई बिलीव कि जो एक्सपीरियंस होता है ना, वही आपको सबसे स्मार्ट बना देता है। बिकॉज जो चीज आप बुक से पढ़ते हो ना, वो चीज आप एक्सपीरियंस करते हो, वो ज्यादा याद रहेगी रेदर देन द बुक वर्डिंग्स। सो आपने वो रास्ता चुना। नाज़नीन, अब आप नेशनल लेवल पे आ गए हैं। आपने अपनी लाइफ के अंधेरे की बात की, रोशनी की भी बात की, कितनी सक्सेस आपके सामने आई और आपने उसको कैसे हैंडल किया। अब बारी आती है इस शो के थीम की, दैट इज विमेन एम्पावरमेंट। अगर आप ही की लाइफ से बात करें तो ये जो स्ट्रगल्स आपने की है, अगर कोई लड़की यहाँ तक पहुँचना चाहती है, किसी का ड्रीम है नाज़नीन शेख बनना, तो व्हाट इज योर मैसेज? क्या उनको किस तरह से परसीव किया जाएगा? इतनी हिम्मत के बाद आपको कितने सोशल चैलेंजेस आए, लोगों ने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया और आपने उन स्ट्रगल से कैसे अपने आप को निकाला? फर्स्ट थिंग इज कि आपके जो रिलेशन वाले होते हैं, दैट इज योर फ्रेंड्स, आपको उन लोगों को बहुत चूजी रखना होता है। क्योंकि जो संगत होती है उसी का असर ज्यादातर दिखता है, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, अगर आपकी संगत सही नहीं होगी तो उसका असर भी गलत आएगा।
तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है हमारे जो आसपास के सिलेक्शन। एंड यस ऑफ कोर्स मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी संगत अच्छी नहीं है। अच्छा। बट नहीं है तो हमें उसे अच्छी कर देनी है अगर हम इतने अच्छे हैं तो। अच्छा, तो ये भी एक रास्ता है। तो ये भी एक रास्ता है कि अगर आप उसी फ्रेंड के साथ रहना चाहते हो तो उस फ्रेंड को ही बदल दो अपनी तरीके। मतलब यू जस्ट मोल्ड द पर्सनालिटी। फर्स्ट तो वो चीज़ है। सेकेंड थिंग, आपको पता होना चाहिए आपको अपनी लाइफ में अचीव क्या करना है, क्योंकि जब तक आपको वो चीज़ नहीं पता है ना तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे। मतलब आपका ये कहना है कि यूजुअली लड़कियां कंफ्यूज होती है, मतलब इसीलिए मिसयूज हो रहा है या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इस बात को थोड़ा सा और हम सुनना चाहेंगे। ओके, अपने आप को पहली चीज़ तो खुद में बिलीव करो, क्योंकि जब आप खुद में बिलीव करने लगोगे ना तब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड आई नो देयर आर सो मेनी गर्ल्स जिन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत आगे तक किया है, मुझसे ज़्यादा किया है, बट जस्ट उनके रिलेशन संभालने के चक्कर में अब वो कहीं नहीं दिखाई देती है। तो अब हम बात करेंगे फीमेल के उस नेचर के बारे में जिसकी वजह से उसकी सक्सेस रुक जाती है। वो है उसका इमोशनल टच। इमोशनल टच जैसे कि वुमेन्स आई बिलीव दुनिया में सबसे स्ट्रांग होती है, क्योंकि एक चीज़ फॉर श्योर है कि अगर लड़की ठान लेना कि उसे कुछ करना है तो वो करके रहती है। अच्छा, तो आपने एक पॉइंट निकाला इमोशनल टच, और क्या चीजें हैं? सेकेंड थिंग इज अगर उनका फैमिली सपोर्ट नहीं है तो बिकॉज वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि आज अगर मैं ये स्टेप ले रही हूँ, कल को वहाँ कुछ हो जाता है तो मैं वापस आऊँ तो मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी होनी चाहिए, सेम मोटिवेशन के साथ कि जो होना था वो हो गया, ठीक है वापस से स्टार्ट करते हैं। अगर वो सपोर्ट ही नहीं होगा ना तो मैं कभी भी ये सोचूंगी ही नहीं कि मुझे वहां जाना है। सो फैमिली सपोर्ट इज ऑल्सो वन थिंग। और कोई ऐसी क्वालिटी जो लेडीज को पीछे ले जाती है? और एक क्वालिटी ये है कि नेचर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जिनको ऐसा लगता है कि मैं ही कुछ हूँ। ओके। और जब वो आई फैक्टर हमारे अंदर आता है कि मैं ही कुछ हूँ, तब हम सबसे बड़े फूल गिने जाते हैं और तब हम सबसे पीछे खड़े होते हैं। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं ही कुछ हूँ, तो वो सारी बड़ी जो रोल मॉडल्स है उनका क्या, जिन्होंने इतना सब फेस करने के बाद, इतना सब पेन लेने के बाद आज उनका नाम बनाया है, अगर आप बोल रहे हो कि आप कुछ हो तो वो सब कौन है? तो नाज़नीन में कितना है ये? पहले की नाज़नीन और आज की नाज़नीन कितने % आई फैक्टर में आप हो? मेरा आई फैक्टर आई से कुछ नहीं है, बिकॉज मैं आज की डेट में भी कहीं जाती हूँ तो मैं जो हमें पानी देने वाले भैया होते हैं उनसे लेके जो हमारे शूज़ लेके आते हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही लोग हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। तो आप अपने पैरों को टिका के रख सके हो जमीन पे, क्या हम ये कह सकते हैं कि हाँ मैं उड़ना चाहती हूँ बट मेरे पैर हमेशा जमीन, मतलब उड़ना है मगर वापस जमीन पे आना है। नाज़नीन क्लियर है, सेम सोल पे आ जाना है वापस। मैं अपना सेफ जोन है ये मेरा। अच्छा, दिस इज योर सेफ जोन। एट द एंड ऑफ द डे जब मैं उड़ के थक गई तो मुझे वापस नीचे आना है। नीचे आना है। सो नाज़नीन, here we are for the wonderful moment. This is Tia from रोशनी की पूरी टीम की ओर से। This is just for you. तो आज की गिफ्ट सेरेमनी में हमारे गिफ्ट पार्टनर्स के गिफ्ट दिएंगे। VLCC इंस्टीट्यूट से गिफ्ट वाउचर, धरती नमकीन की ओर से, हिमानी साड़ीज की ओर से और नेचर केयर क्लिनिक की ओर से गिफ्ट्स फॉर टुडेज गेस्ट नाज़नीन शेख फ्रॉम श्री दीपक भाई। हेलो दोस्तों, एम्पावर्ड फीमेल, एम्पावर्ड सोसाइटी। कहते हैं सपने वो नहीं है जो नींद में देखे जाए, सपने वो है जो नींद को आने ही ना दे। आज हम बात करेंगे सपनों के ऊपर। हम सब देखते हैं बड़े बड़े सपने, कामयाब होने के सपने, मगर इस सपनों को पूरा करने के लिए जो करना पड़ता है उसे कहते हैं स्ट्रगल। जितने बड़े सपने उतनी ज्यादा स्ट्रगल। वो कहते हैं ना, लाइफ बिलोंग्स टू दोज who believe in the beauty of their dreams.